guys, welcome to an Academy UGC Net. A very good evening to all of you. कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से मुझे ये भी चेक करा दीजिए गाइस, क्या ये भी एकदम क्लियर है? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है? Are we live? बता दीजिए मुझे कि आवाज एकदम क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? और क्लियर है? चले गाइस, तो अगर ऑल क्लियर है तो फिर जल्दी शुरू करते हैं आज का हमारा ओपन डाउट सेशन। इस डाउट सेशन के अंदर गाइस मैं आप सभी लोगों के सामने आई हूँ। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस टाइम मैनेजमेंट को लेकर रहते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो वर्किंग है, और वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से टाइम मैनेज किया जाए, इसके बारे में बात करने, आप लोगों का जो भी पर्सनल डाउट है उसे डिस्कस करने आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर हूँ मैं इस वक्त। तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंड ऑफ अ लाइव चैट एक आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पर्सनली मैसेजेस पूछते हैं, क्लास के बीच में आप लोग क्वेश्चन पूछते हो कि टाइम को कैसे मैनेज करें, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास में। अगर हम देखें तो ऑलरेडी मिड फेब निकल चुका है, कल 20th ऑफ फेब हो जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फेब्रवरी के बाद में हो जाता है मार्च अप्रैल। तो आपके पास में कुल मिला के 60 दिन और 10 दिन लगा लो, कुछ इतना ही टाइम है जो अब आप लोगों के पास में बचा है। और कोर्स है बहुत बड़ा, क्योंकि आप जानते हो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही बहुत लेंदी है। पेपर 1 में तो फिर भी आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट है जो मिल रहा है इस वक्त, आप सब लोग जानते होंगे। बट एक चीज जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, टाइम मैनेज करने के लिए अंदर भी यही चीज बोलूंगी कि ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पे ही फोकस करो। आपको पता होनी चाहिए कि आपकी लिमिट्स क्या है, आपको किस तरीके से अपना टाइम डिवाइडेशन करना है। क्योंकि अगर टाइम सही से नहीं डिवाइड करोगे ना तो कोई मतलब नहीं है, टाइम भी निकलता रहेगा और तैयारी भी नहीं होती रहेगी, है ना। अभी जैसे देखो पूनम पूछ रही हैं कि मैम पहले पेपर 1 की तैयारी करें या साथ में पेपर 2 की तैयारी करें। तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली मेरे बारे में जरूर बताना चाहूंगी कि मैंने किस तरीके से अपने जेआरएफ की तैयारी करी थी, और एग्जैक्टली लास्ट 3 महीने के अंदर मैंने क्या किया था वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर सकती हूँ गाइस। ठीक है, अगर आप लोगों को लगे तो आप लोगों को डेफिनेटली आइडिया लग जाएगा, आप भी उसे यूज कर लेना अपनी तैयारी के अंदर। तो मैं आप लोगों को अगर ऑनेस्टली बताऊं कि मैंने अपनी तैयारी के समय क्या किया था, तो अगर मैं आप लोगों को 3 महीने के बारे में बताऊं, मेरे पास में अगर 3 महीने थे तो मैंने क्या किया था। तो सबसे पहली गलती तो आप लोगों को ये नहीं करनी है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पेपर पे ध्यान देना शुरू करें। समझ में आया? आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पर ही फोकस करना होगा। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला असूल यही होने वाला है कि आपको क्या करना है, आपको टाइम मैनेज करना है। आपने डेफिनेटली अब तक ये लिस्ट बना ली होगी कि सिलेबस में से क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या छोड़ना है। तो जो चीजें पढ़ने वाली हैं, जिनको आपको पढ़ना है, उनकी आपके पास में कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए। और जो चीज आपने छोड़नी है उसके बारे में भी अभी से श्योर होना चाहिए, है ना। बिल्कुल, श्वेता ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। श्वेता, इस क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर दूंगी, इसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है ना। क्या छोड़ना है, देखो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में जैसे मैं बात करूं पेपर 1 के अंदर भी 10 यूनिट्स है और पेपर 2 के अंदर भी 10 यूनिट्स है। अगर आप सभी के सब्जेक्ट्स की बात करूं, ऑन एन एवरेज आप सबको पता है कि पिछले साल क्या कट ऑफ गई थी, है ना। पिछले 2 साल की कट ऑफ को ध्यान में रखना है, बस इससे ज्यादा नहीं जाना है। पिछले 2 साल के अंदर तो मान लीजिए आप लोगों का पिछले साल एक बार पेपर हुआ था, उससे पहले 2 बार, तो टोटल 3 एग्जाम्स हैं। 3 एग्जाम्स की कट ऑफ आपके जहन में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कितनी कट ऑफ गई थी, और उसके बिहाफ से आप लोगों को अपना लिमिट सेट करना होगा। अगर अभी 3 महीने के अंदर ये सोचते हो कि पूरी की पूरी 10 यूनिट कंप्लीट करके जाओगे तो ये अच्छा बात नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट के अंदर कि क्या छोड़ना है। अगर अभी तक आपको ये नहीं पता है कि क्या छोड़ना है तो मुझे लगता है कि आप थोड़े लेट चल रहे हो, आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है। और भी आपके पास में मुझे ऐसा लगता है कि एक पूरा दिन है, आराम से सैटरडे है कल के दिन, पूरा का पूरा हिसाब लगाओ कि क्या छोड़ना है। क्यों बोल रही हूँ ऐसा? 10 में से जो ये 10 यूनिट है ना, इसका मतलब ये नहीं कि 10 चैप्टर
इसका मतलब ये नहीं 10 चैप्टर। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं हूं कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो 30+ यूनिट्स हो जाती है। अगर मैं अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का कोर्स कंबाइन कर लूं तो अराउंड 30+ सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे पढ़ने होंगे इस 10 यूनिट के लिए। 30+ सब्जेक्ट्स 3 महीने के अंदर कवर करना, फिर रिवाइज भी करना, फिर प्रैक्टिस भी करना और एग्जाम देके आना। आपको भी पता है एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है गाइस, तो इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है और टाइम नहीं है हमारे पास में ज्यादा। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जॉब के साथ एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कॉलेज में हैं, कॉलेज की भी पढ़ाई होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होने वाले हैं जो डेडिकेटेडली नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, पर उनके ऊपर भी प्रेशर हो सकता है कि मैम 2 बार नेट निकल गया, जेआरएफ नहीं निकल रहा है, उस साइकिल में हम फंस गए हैं। हो सकता है मैम हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी गलती कहाँ रह रही है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या हमारी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मेरे सिलेबस में ये 30 सब्जेक्ट्स या जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोगों के यूनिट में है डिफरेंट डिफरेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। मैं हमेशा आप लोगों के लिए ओपन डाउट सेशन जो वीकेंड है उस पर क्यों लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 2 दिन का समय आप लोगों के पास में है इन एक्स्ट्रा। ये मान लीजिए सैटरडे और संडे आपके पास में है, और इसे सैटरडे और संडे को इस तरीके से यूटिलाइज करिए कि आप एक दिन पूरा बैठ के सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को ध्यान से देखिए। उस सिलेबस को ध्यान से देखने के बाद में अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट से अपने आप को कंपेयर करिए। देखो, अगर आप किसी कोचिंग से एसोसिएटेड हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में अनअकैडमी है, आप अनअकैडमी प्लस पे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास में कोई भी ये सारी जो मेहनत है ये आपकी बच जाएगी गाइस। किसी भी ट्यूशन को, इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने का मकसद ही यही होता है कि ये जो सारी मेहनत है ये टीचर ऑलरेडी आप लोगों के लिए करके बैठा होता है। उसको पता है कि पिछले 2 या 3 साल के अंदर पेपर में क्या पूछा जा रहा है, उसे पता है कि कौन सी यूनिट का कौन सा टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे पता है कि किसमें से कौन से टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये टीचर को पता है, तो वो तो आपको ऑलरेडी ये चीजें प्रोवाइड करवा रहा है। बट अगर आपके पास में प्लस नहीं है, आइकॉनिक नहीं है, एक फ्री स्टूडेंट हो, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहे हो या स्पेशल क्लासेस से पढ़ रहे हो, तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा लगाना होगा, आपको ये मेहनत खुद करनी होगी। आपको जज करना होगा कि क्या ऐसे यूनिट्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को गाइस निकालनी होगी प्रोबेबिलिटी। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि टाइम मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नीड मैट्रिक्स। क्या बोल रही हूँ, नीड मैट्रिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिक्वायरमेंट किस चीज की है, फिर ही तो उस पर टाइम लगाओगे ना। देखो, टाइम कंस्ट्रेंट लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और ये गलती नहीं करनी कि पेपर 1 और पेपर 2 को दो अलग अलग लेके चल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दिन में रोज 10 घंटे पढ़ रहे हो, बहुत ही अच्छा टाइम है। इससे ज्यादा पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, इसके आसपास भी पढ़ रहे हो, 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हो, अच्छा टाइम है। अगर आप ये पढ़ रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पेपर 2 को ज्यादा टाइम देना चाहिए। क्यों बोल रही हूँ ऐसा, पेपर 2 आपको आता है और आपके लिए ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है। पेपर 1 को अगर आप रोज के 3 से 4 घंटे भी पढ़ते हैं तो वो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। रोज के 3 से 4 भी, मैं तो ज्यादा ही बोल रही हूँ, मैंने तो इससे भी कम पढ़ा था, बट मुझे पता था कि मैं पेपर 2 में स्कोर कर सकती हूँ। अगर आपका पेपर 2 ऐसा है कि जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है कि ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं या मिक्स क्वेश्चंस आपके आते हैं, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है, बहुत रेयर है पेपर 2, कोचिंग नहीं मिल रही है, क्लासेस नहीं है, तो फिर आप पेपर 1 पे ज्यादा ध्यान दो और पेपर 1 को स्कोरिंग पेपर बनाओ। पेपर 1 हमेशा स्कोरिंग होता है, इसकी वजह से अगर आपका सिलेक्शन अटक रहा है ना, तो गलत बात है। क्यों, इसको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी से पढ़ना है। 7:3 की स्ट्रैटेजी मोर देन इनफ है। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है पेपर 1 के अंदर 90 मार्क्स लाके, कोई मतलब नहीं है, कहीं काम नहीं आएगा। रिसर्च, आईसीटी को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि अगर आपके ईवीएस आपके पेपर 2 में काम आता है, तो इसको छोड़ के कोई भी ऐसी यूनिट है जो आपके फ्यूचर में काम आने वाली है। सारी चीजें बेसिक्स हैं। अगर करंट अफेयर पढ़ते हो तो वैसे भी मुझे लगता है बहुत सारा पार्ट ऑफ एनवायरमेंट आप लोगों का वहां पे कवर हो जाता है। जैसे कल अपन इसरो डिस्कस कर रहे हैं, कल सुबह 7:30 करंट अफेयर में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसरो डिस्कस करूंगी, तो कल स्पेस साइंस के 10 MCQs और इसरो के सारे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाली हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है करंट अफेयर से भी आपको मिल जाएगी, और ये फ्री क्लासेस है तो सबको देख लेनी चाहिए, 20 से 25 मिनट की क्लास होती है, तो वो आपका कवर हो रहा है, एक जनरल आइडिया लग जाएगा। जैसे आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दूं, आप लोगों से गाइस क्या क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल पेपर में, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था ये, आप लोगों से नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पूछ ले, सोचो।
पेपर 1 में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इनफाइनाइट नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, मैच द कॉलम आ गया था, मैच करो। अब सोचो कि ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है यार, ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पे आप गलत करके आ रहे हो तो आप ये समझने की कोशिश करो कि आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में नहीं चल रही है। आप जबरदस्ती का बर्डन लेके, प्रेशर लेके तैयारी कर रहे हो। तो प्रेशर नहीं बनाना है अपने ऊपर। क्या बोल रही हूँ? प्रेशर नहीं बनाना है। 7 यूनिट कोई सी भी पक्की करके जाओ। 7 यूनिट का मतलब होता है गाइस, कितना हो गया? 35 से 36 क्वेश्चन, आराम से आपके 70-75 मार्क्स हो गए। अगर 75 मार्क्स भी पेपर 1 के अंदर आ रहे हैं तो इससे ज्यादा क्या चाहते हो यार? मुझे लगता है कि अच्छा स्कोर है ये। मेरे लिए तो भाई 75 एक अच्छा स्कोर है। मेरे खुद के 70 आए थे और ठीक ठाक ही आ गई थी मेरी परसेंटाइल। क्यों? क्योंकि पेपर 2 पे फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 में घुस जाना है आपने, है ना। मेरा पेपर है कंप्यूटर साइंस, मेरा कंप्यूटर साइंस पेपर था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी एडवांस टॉपिक थे ना, जैसे कि एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आप लोगों का जितने भी एडवांस टॉपिक्स हैं, ठीक है, आप लोगों का हडूप वगैरह, ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के गई थी। मैंने एक भी चीज को डीपली नहीं पढ़ा था, एक भी चीज को। इवन मैंने प्रोग्रामिंग के अंदर भी सिर्फ सी का थोड़ा देखा था। मैंने पॉइंटर्स वगैरह अच्छे से देखे थे, डेटा स्ट्रक्चर्स देखे थे, बट इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा मैं सिर्फ एक्सेप्शंस पढ़ के गई थी। देखो, आपको आइडिया लगना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप लोग प्रोग्रामिंग की बात करो, तो अगर आपको पता है यार प्रोग्रामिंग बहुत बड़ा डोमेन है, उसमें लिखा तो बहुत कुछ है, सी लिखा है, सी प्लस प्लस लिखा है, जावा लिखा है, पीएचपी लिखा है, एचटीएमएल लिखा है। सोचो, एचटीएमएल भी लिखा है, सीएसएस भी लिखा है, आप लोगों के लिए एक्सएमएल भी लिखा है ना। ये सारी चीजें लिखी है, एडवांस जावा भी लिखा है। या तो ये सारा चीजें एक यूनिट के अंदर आती है। समझने की कोशिश करो, अगर इसको मैं पढ़ने लग जाऊं तो 6 महीना तो एक सब्जेक्ट को पढ़ने में ही लग जाएगा। तो ये ऐसे ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके सब पढ़ के जाओ। मैंने सिर्फ इसके बेसिक्स पढ़े थे। ऑल्दो ये हमारे एमसीए के 3rd सेमेस्टर में सब्जेक्ट भी आता है, तो हमको अच्छे से आना चाहिए। इसके भी बेसिक्स पढ़े थे, सीएसएस के भी बेसिक्स पढ़े थे, एक्सएमएल में छोड़ के गई थी, सी प्लस प्लस और सी, इन दोनों की सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शंस पढ़ के गई थी। तो आपको भी हर यूनिट में देखो, पेपर 2 में मैं क्यों बोल रही हूँ ज्यादा फोकस करो, क्यों अपने दिन के 6 से 7 घंटे आप पेपर 2 को दो, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पेपर 2 के अंदर आपको पता है, आपका आइडिया लग सकता है उसके अंदर बेटर। पेपर 1 के लिए यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन एनी एजुकेटर ऑन एन अकेडमी, मुझे ऐसा लगता है। मोस्टली कुछ ऐसे एजुकेटर्स तो आप डेफिनेटली आपको मिल ही जाएंगे। यूट्यूब पे जो पेपर 1 का कोई भी कंटेंट मिल रहा है ना, जरूरी नहीं कि वो सही हो। मैं तो हमेशा ये चीज बोलती हूँ, क्वालिटी को पहचानना आपको आना चाहिए। बाकी तो आपका फ्यूचर है गाइस, वो आपका डिसीजन है। बट मैं आप सबको यही बता सकती हूँ कि टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। समझ रहे हो? किसी भी क्लास में एमसीक्यू लगे हुए होते हैं, एमसीक्यू चल रहे होते, बस चले जाते हो, कंटेंट पे ध्यान ही नहीं देते। आपको ये चेक करना आना चाहिए कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा भी रही है या नहीं जा रही है। कैसे? आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद बस उसके 10 क्वेश्चन से निकाल लो। मैं तो क्या कह रही हूँ, मान लो आप एक दिन के अंदर उसके 10 क्वेश्चन निकाल रहे हो, अगर आप रोज मई तक 10 क्वेश्चन रोज उसके निकालेंगे ना, आपके क्वेश्चंस अगर सही हो रहे हैं, और सही से मेरा मतलब ये नहीं कि 10 में से 10 सही हो जाएंगे, बहुत बढ़िया बात है, नहीं। क्या बोल रही हूँ, आपके अगर 70% भी आप यहाँ पर स्कोर कर रहे हो ना, पेपर 1 की बात कर रही हूँ, तो इट्स अ गुड स्कोर गाइस। डरने वाली बात नहीं है, आपकी तैयारी सही चल रही है, चलता है। 70-80% अगर स्कोर कर रहे हो पेपर 1 में और पेपर 2 में रोज के, तो डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो जाएगी और टाइम भी इंप्रूव हो जाएगा। बट इसका मतलब ये है कि रोज आपको थ्योरी पढ़ना ज्यादा जरूरी है। आप हर किसी एमसीक्यू जो क्लास चलती है ना, उसमें घुस जाते हो। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। मैं तो हमेशा ये चीज बोलती हूँ, जैसे अभी अपन का रिसर्च की क्लास में लेके आई, स्पेशल क्लास ली अभी मैंने रिसर्च की। मैं क्या बोलती हूँ आपको, मैं रोज के सिर्फ 10 ही क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, और टॉपिक ऑफ द डे मैं एक दिन पहले बता देती हूँ। जैसे कल का टॉपिक क्या है, कल का टॉपिक मैं ऑलरेडी बता दी हूँ कि रिसर्च एथिक्स से पूछूंगी। आप एथिक्स रिवाइज करके आओ, क्वेश्चन में देखो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। 10 ही क्वेश्चन पूछती हूँ, उन 10 क्वेश्चन में आपको जज हो जाएगा कि क्या आपकी तैयारी सही चल भी रही है या नहीं। आप सिर्फ बोल रहे हो कि रिसर्च आता है, ये सच में आप लोग उसे अप्लाई भी कर पा रहे हो। सेम चीज आपके पेपर 2 के साथ भी होनी चाहिए। आपके पास में मुझे ऐसा लगता है एक हैंडी बुक होनी चाहिए जिसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर हो। उन प्रीवियस ईयर पेपर्स को निकालो, उनको सॉल्व करो, रोज क्वेश्चंस निकालना शुरू करो। इट्स हाई टाइम ना, क्या बोल रही हूँ, इट्स हाई टाइम, रोज क्वेश्चंस निकालना शुरू करो। ये मत सोचो कि पहले कोर्स कंप्लीट करूंगा और फिर क्वेश्चंस निकालूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज उसी के उसी वक्त सॉल्व करने की आदत डालो।
है ना। मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि 3:1 का रेशियो चलना चाहिए। जो भी आपने पिछले 3 दिन में पढ़ा, चौथे दिन उसे रिवाइज कर लो। कैसे रिवाइज करो, उसका टेस्ट दे दो। जैसे ही कंप्लीट हुई वो टॉपिक, फटाफट उसका क्या करना है, रिवीजन करना है और उसका टेस्ट देना है। रिवीजन कैसे करना है, देखो रिवीजन करने का मतलब है, मान लो कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त आपके सामने एक क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है, उन 4 में से कोई सा भी एक सही है और 3 गलत है। आपको पता होना चाहिए कि वो 3 गलत क्यों है। एग्जाम टाइम में नहीं, एग्जाम टाइम में तो चॉइस एलिमिनेशन लगाना है, वो एक अलग टास्क है। यहाँ पर ये नहीं लगाना है, यहाँ पर हर चीज डिटेल में पता होनी चाहिए कि कोई चीज को सही क्यों कर रहे हो और किसी भी चीज को गलत क्यों कर रहे हो। तो देखो तैयारी हो रही है बढ़िया। अगर ऐसा नहीं समझ में आता है, सिर्फ लप्पे लग रहे हैं, अभी लप्पे लग रहे हैं, तो एग्जाम में क्या करोगे। समझ में आ रहा है क्या। ये टाइम मैनेजमेंट का जो फंडा है, इसमें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी को समझो कि क्या आता है। अपने दिन के 10 घंटे अगर पढ़ रहे हो, उस 10 घंटे को डिवाइड करना सीखो कि 3 से 4 घंटा पेपर 1 को दे रहे हो, तो बचा हुआ टाइम पेपर 2 को दो। टीचर्स अपने लिए आप लोगों ने अलॉट कर लिए हैं, अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किन की है। प्रोबेबिलिटी रेशियो निकालो कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के। या तो वो आपको टीचर ने दे दिया होगा या वो आपने खुद से प्रिपेयर कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि अब तक कर लिया होगा, अगर नहीं भी किया है तो कर लो, और 2 दिन का समय दे रही हूँ। ये चीज करो, डिसाइड करो और उसके बाद अपने एमसीक्यूज को लगाना शुरू करो। कैसे लगाना है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने यही चीज की थी गाइस, मैंने यही चीज की थी। मैं कभी भी पहले क्वेश्चंस नहीं देखती थी, है ना। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं, मैं पहले कभी भी क्वेश्चंस नहीं देखती थी। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैंने पढ़ना डेटाबेस मैनेजमेंट से शुरू किया था, है ना। मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सबसे पहले पढ़ा, पूरा पढ़ा, उसके खुद नोट्स बनाए और उसके बाद मैं उसके टेस्ट देती थी। जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ती थी उस दिन, मैं कोशिश करती थी कि हर दूसरे या तीसरे दिन मैं उसके एमसीक्यूज निकालूं, उसके न्यूमेरिकल्स निकालूं, क्वेश्चन निकालती थी, फिर नया टॉपिक चूज करती थी। जब तक मैं किसी एक टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं कर लेती थी, मैं दूसरे टॉपिक पे नहीं जाती थी। फिर मैं करती थी, फिर टॉपिक क्वेश्चन, टॉपिक फिर क्वेश्चन, ऐसे पूरा चैप्टर हो गया। संडे के दिन पूरे चैप्टर का रिवीजन लगा लेती थी। हर एक चैप्टर को मैं आवर्स में डिवाइड करती थी, कभी भी दिन में डिवाइड नहीं करती थी, आवर्स में डिवाइड करती थी। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें मान लो मुझे नॉर्मलाइजेशन पढ़ना है, तो मैं उसको आर में फिक्स करती थी कि इतने आर के अंदर मुझे उसे कंप्लीट करना है। हो जाता था तो अच्छी बात लगती थी, मुझे पता था कि मैं उसको और अच्छे से ब्रश अप कर सकती हूँ, थोड़े और न्यूमेरिकल निकाल सकती हूँ। नहीं हो पाता था तो कोशिश करती थी, थोड़ा पैनिक होता था, बट स्टिल आर जब आपके पास में होता है ना गाइस, तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि वो सुनने में ज्यादा लगते हैं। एक मैं आप लोगों को बोलूं कि एक दिन है और मैं आपको बोलूं 24 घंटे हैं, 24 घंटे कितना बड़ा लगता है सुनने के अंदर, समझ रहे हैं। तो ये डिसाइड करिए, अपना टाइम डिसाइड करिए कि अगर सुबह वाला टाइम सूट करता है तो सुबह कोई भी क्लास मत लो, अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। अगर दिन वाला टाइम आपको सूट करता है तो दिन में पढ़ना है, अगर रात में तो रात में। ऐसे टाइम आपको खुद को मैनेज करना सीखना होगा। ये चीजें जो भी बाकी सारी आपकी ट्रेनिंग है, जो भी इग्निशन मैं आपको दे सकती हूँ, वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये चीज आप करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑफिस में हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली विद जॉब तैयारी कर रहे होंगे, शायद कहीं पे गेस्ट फैकल्टी होंगे, कहीं ऑफिस में काम कर रहे होंगे। उनको मेरा यही आप लोगों को एडवाइस हमेशा रहता है कि रिकॉर्डिंग क्लासेस पे रिलाय करिए। चाहे आप प्लस स्टूडेंट हो, चाहे फ्री स्टूडेंट हो, यूट्यूब स्टूडेंट हो, खुद पढ़ रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपका फ्री टाइम होता है उसे यूटिलाइज करना शुरू करिए। आई अंडरस्टैंड कि अभी थोड़े टाइम के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बट अगर आप रियली में ये करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शाम का समय आपके पास अवेलेबल रहता है, तो उस शाम के समय को यूटिलाइज करना सीखिए। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हम टाइम वेस्ट कर लेते हैं, निकाल देते हैं। अगर आप चाहोगे तो वो निकाल सकते हो। मतलब मैं सिर्फ जॉब वालों की नहीं बोल रही हूँ, पिछले बैच में ऐसे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी हाउस वाइफ थी जो खाना बनाते बनाते वीडियो देखती थी और फिर भी उन्होंने नेट निकाला। तो अगर आपके अंदर चीज है ना, अगर आपको निकालनी है, एक वो जुनून है, तो निकाल लोगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो रात का समय होता है और जो सुबह सुबह का समय होता है ऑफिस जाने से पहले का, ये आपका गोल्डन पीरियड है, इसमें आप कर सकते हैं, है ना। मेरा कोड क्या है, मेरा कोड है अदिति 10। मैम एसबीआई वीडियो के फर्स्ट में बताया जाता है, आप देख लेना, ठीक है।
बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। मॉक टेस्ट से मेरा मतलब ये है, कभी भी किसी मॉक टेस्ट को बस ऐसे देना मत शुरू कर देना कि यार चलो मॉक टेस्ट चल रहा है दे देते हैं। नहीं, गाइस मैं बता रही हूँ कितने बड़े से बड़ा एजुकेटर का मॉक टेस्ट आ जाए, कभी भी मॉक टेस्ट खुद की तैयारी के बिना मत देना। कॉन्फिडेंस छोड़ो, अगर सही क्वेश्चंस भी हो जाएंगे ना, मैं बोल रही हूँ फेक कॉन्फिडेंस आएगा। आप मॉक टेस्ट तब दो जब आपका टॉपिक तैयार है। अगर मान लो कि मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आप लोगों से आज ट्रांजिशन एंड कंट्रोल प्रोटोकॉल का क्या लेने वाली हूँ, ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल प्रोटोकॉल का टेस्ट लेने वाली हूँ, मॉक टेस्ट लेने वाली हूँ कंप्यूटर नेटवर्किंग का। अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो मॉक टेस्ट में मत आना, बताना कोई टेंशन नहीं है। बट जब आपको वो टॉपिक तैयार हो जाए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उस मॉक टेस्ट की, फिर मॉक टेस्ट देना। कभी भी मॉक टेस्ट ऐसे नहीं देना है कि बस चलो दे लेते हैं, नहीं। मॉक टेस्ट कैसे देना है? मॉक टेस्ट आपको देना है कि जब वो तैयारी आपने कर ली है, उस टॉपिक को आपने कंप्लीटली पढ़ लिया है, उसके बाद आपने मॉक टेस्ट लगाना है ना? कोई से भी आप किताब ले लो यार, एनटीए यूजीसी नेट में आप कोई से भी देख लो किताब। पेपर वन की तो ऐसी कोई एक बुक नहीं मिलने वाली जिसमें सारे शिफ्ट्स के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे कोई से भी क्वेश्चंस नहीं। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली रिपीट होते हैं। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, मेरा भी हुआ था। तो आप क्या पढ़ते हो? आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हो क्या? कोई मतलब नहीं है। अगर थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हो और उसके क्वेश्चंस नहीं निकाल रहे हो तो कोई सेंस नहीं है ना? ये तो बिल्कुल गलत मैथड, ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है कि अगर आप पेपर टू बोल रहे हो कि मैम इतना लेंदी है, तभी तो सबसे पहले मैंने आपको बोला टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उन 10 यूनिट में से, उन 30-40 चैप्टर्स में से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले यूनिट कौन से हैं। हाँ, ऑफ कोर्स मैं ऐसे बोल रही हूँ कि हर एक यूनिट पे अगर क्वेश्चन लगाने लग गए या हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन लगाने लग गए तो फिर तो यार एक साल में भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। वो जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी का बोल रही हूँ, वो जो एक दिन पूरा लगाने के लिए बोल रही हूँ, मान लो मुझे पता है कि यार ये जो टॉपिक्स है ना, इनसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। हर 3-4 साल में क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा, पिछले 3-4 साल के पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो उनपे तो डेफिनेटली लगाओ ही लगाओ। जैसे अगर कोई कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, वो अच्छे से जानता है इस चीज को कि नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन आना बहुत फिक्स है। पिछले साल नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलेंगे कि नहीं आया। पिछले साल का पेपर तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आ गया था, सितंबर वाला। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नॉर्मलाइजेशन नहीं, नॉर्मलाइजेशन के न्यूमेरिकल बिना करे तो क्लास जा ही नहीं सकते एग्जाम देने आप। तो हर बच्चे को पता होता है तैयारी करते समय कि यार ये टॉपिक्स में से तो डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो उनपे तो आपको लगाना ही है, टॉपिक खत्म करते ही क्वेश्चंस। अब कुछ ऐसे थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं जो आप लोग सिर्फ आइडिया लगा के चलते हो कि हाँ हाँ समझ में आ गया, उनको रिपीट करते रहिए नहीं तो थ्योरी भूल जाओगे। मैं क्वेश्चंस निकालने के लिए इसलिए फोर्स करती हूँ आप लोगों को टॉपिक खत्म करते ही। उससे फायदा क्या होता है गाइस? उससे फायदा ये होता है कि जब आप क्वेश्चन निकाल देते हो ना किसी एक टॉपिक का, तो ये गारंटी हो जाती है कि आप उसे अप्लाई करना सीख गए हो। और जितना क्वेश्चन से रिविजन फास्ट होता है ना, उतना पढ़ के फास्ट नहीं होता है। तो ये टाइम बचाने का एक तरीका है, समझ रहे हो? जैसे आप ही से बात कर रही हूँ मैं शेख, आप बोल रहे हो ना कि पेपर टू इतना लेंदी होता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से हिट टॉपिक्स हैं, उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए एग्जाम से पहले। और फिर आपने करना क्या? आपने एमसीक्यू इस मोटिव से लगाने कि थ्योरी आपकी रिवाइज हो जाए। अगर आपका पेपर टू थ्योरेटिकल है तो यही एक तरीका है, क्योंकि जितनी थ्योरी पढ़ते जाओगे गाइस, रोज जो जो नया 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 पढ़ोगे ना, पुराना भूलते जाते हैं। ये हमारी साइकोलॉजी है, ये हमारी मेंटेलिटी है, ऐसा ही होता है हर स्टूडेंट के साथ। आप कोई अनोखा नहीं हो रहा आपके साथ। प्रीति चहल कह रही है पेपर टू कंप्यूटर साइंस के यूनिट बता दो मैम। प्रीति आप प्रीति नहीं है, प्रीत आप बहुत पीछे चल रहे हो है ना? आप सर्च करना यूट्यूब पे, ये तो मैं बता रही हूँ टाइम कैसे मैनेज करना है। आप तो यूनिट पूछ रहे हो। एनटीए की वेबसाइट पे जाओ, यूजीसी नेट पे .nic.in, वहां पर आपका सिलेबस है उसे डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको यूनिट्स पता लग जाएंगी कौन कौन सी यूनिट्स होती है। ओके, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना अदिति मैम सीएस। मैंने 2 वीडियोस इंट्रोडक्शन के बनाए थे जिसमें ये बताया था कि पिछले 2019 में 2020 में कैसा पेपर बना था, तो आपको आइडिया लग जाएगा। जितना नया पढ़ोगे उतना पुराना भूलने की हैबिट होती है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि क्वेश्चन निकालते रहोगे ना रोज के, अगर 10-10 क्वेश्चंस भी निकालते हो पेपर वन के टॉपिक के और पेपर टू के टॉपिक के, तो आपके दिमाग में रोज वो रिफ्रेश रहेगा, रोज रिफ्रेश रहेगा।
समझ रहे हैं? देखो वेंकी, ये मैं अक्सर बताती हूँ पेपर वन के अंदर कौन सा टॉपिक छोड़ के जाना चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि पेपर वन बहुत ही समझदारी से बनाया है एनटीए ने। देखो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रटने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो समझने वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉमन सेंस वाले हैं। तो कॉमन सेंस वाले तो देखो अब वो मैं नहीं सिखा सकती, वो कोई नहीं सिखा सकता, वो तो नेचुरली ही आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। तो अगर जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़ के जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। टीचिंग एप्टीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए क्योंकि आप एक ऐसी ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। समझ रहे हो? फिर बात हो जाती है आप लोगों की, अगर मैं बात करूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन, अगर आप रोज के इसके क्वेश्चंस नहीं निकाल रहे हो, रोज का एक डीआई और रोज का एक आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मस्ट है। ये दो टॉपिक आप छोड़ के नहीं जाओ प्लीज, ये मेरी आप लोगों को एडवाइस रहेगी। ये दो टॉपिक अगर आप छोड़ के चले गए ना, तो मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये कंफर्म है। टीचिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे, कोई सर्टेनिटी नहीं है। रिसर्च के 7 क्वेश्चन आएंगे, कोई सर्टेनिटी नहीं है। बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के और डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 5 क्वेश्चन आएंगे, ये डन है, ये 100% गारंटी है। तो इन दो टॉपिक्स को मत छोड़ो, यही तो स्ट्रैटेजी है। उसके बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका क्रैमिंग पार्ट अच्छा होता है, जिनको रटने में आसानी होती है, तो वो क्या करें, वो पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन जैसे टॉपिक्स को हंट करें, है ना। मान लो उनको मैथ्स रीजनिंग नहीं समझ में आती ज्यादा, तो ना पढ़े, वो दोनों यूनिट्स छोड़ के इन यूनिट्स पे अपना जो है कि पावर बढ़ाएं, अपना कैपेसिटी बढ़ाएं। समझ रहे हैं? कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे रिसर्च है, नहीं पढ़ी तो नहीं होगा। रिसर्च की थ्योरी नहीं पढ़ी है, कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है, तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा। लप्पा लग रहा है तो वो आपके लक है, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि रिसर्च में क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं, जब तक टाइप्स ऑफ रिसर्च नहीं पता होगी तो उसके एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करोगे। आपको एग्जाम्पल सिचुएशन दे देता है और पूछता है कि यहाँ पर कौन से टाइप ऑफ रिसर्च लगेगी। अरे जब टाइप ऑफ रिसर्च का ही बेसिक्स नहीं आता है तो कैसे लगाओगे आंसर। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इनके लिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस रटोगे, मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ, क्योंकि अब पिछले 1 साल से पढ़ा रही हूँ, मतलब कल 1 साल हो जाएगा मुझे, 20 फरवरी है। तो आप लोग जो है 1 साल से नोटिस करती हूँ, हम क्वेश्चन रटने की कोशिश करते हैं, आप लोगों की आदत है ये। मैंने नोटिस किया है जिस भी क्लास में एमसीक्यू चल रहे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जनता मुझे दिखती है। आपको ऐसा लगता है क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, जबकि मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन आता है आपका। मेरा पेपर 2 जो है कंप्यूटर साइंस का, उसमें ऑलरेडी 6 यूनिट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना। मैंने आपको सबसे पहले डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स पढ़ाया था, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाई थी क्योंकि वो बेस है। फिर मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, कंप्यूटर नेटवर्किंग, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और कंपाइलर। ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में अब आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ गाइस, क्या मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है ना। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, अभी फेब्रवरी में शुरू करेंगे उसे। प्लस वाले बच्चों को बता रही हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट को खत्म करते ही हम क्या करने वाले हैं, इसके तुरंत बाद हम लोग गाइस शुरू करेंगे कौन सा यूनिट, मैं शुरू करने वाली हूँ कंप्यूटर ग्राफिक्स वाला यूनिट। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डाउट रहता है सीजी के अंदर, तो अपन सीजी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में अपना एल्गोरिथम वाला एक बड़ा यूनिट बचता है, तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम अपन कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लीट करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैं सोच रही हूँ कि बहुत ही जल्दी इनकी स्पेशल क्लास में क्वेश्चन हम करना शुरू कर दें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ही लिमिटेड है कोर्स और बहुत थ्योरेटिकल है, तो ज्यादातर थ्योरी तो आपकी बहुत बेसिक्स होती है। कुछ ऐसे पार्ट है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल्स, फिक्स्ड न्यूमेरिकल से 4 5 टॉपिक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको स्पेशल में ही अपन कंप्लीट कर लेंगे, जैसा कि अपन रोज करते हैं स्पेशल में एक आध, वैसे ही। तो ये मेरा पूरा सेट रहने वाला है पेपर 2 के लिए। यूट्यूब के साथ बुक यूनिट क्लियर करना क्या सही है? बुक यूनिट क्लियर करना, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपका, क्या बोल रहे हो? ठीक है। बुक यूनिट को यूट्यूब पर क्लियर करना सही है? पता नहीं आप क्या पूछ रहे हो यार, कैसा सवाल है?
चलिए गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है और किस तरीके से प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। उम्मीद करती हूँ कि कुछ आप लोगों की मदद हो पाई होगी। असर्शन रीजन की कोई अप्रोच नहीं है। असर्शन रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज होना जरूरी है उस टॉपिक के बारे में जिससे वह असर्शन रीजन आया है। और सेकंड चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे चॉइस एलिमिनेशन करा जाता है। अगर चॉइस एलिमिनेशन करना आता है तो मुझे लगता है असर्शन रीजन में आप अच्छे कर सकते हो। बट असर्शन रीजन यार सारा कॉग्निशन से रिलेटेड है, अगर आता है तो आता होगा। रिसर्च ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, है ना, प्लस पे रिसर्च ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ, पेपर 2 भी पढ़ा रही हूँ। तो जिनको लगता है कि पेपर 2 की क्लास नहीं चलती है, ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। अगर आप में से कोई भी है जो मेरे साथ में रिसर्च पढ़ना चाहता है, बाकी सभी यूनिट्स पढ़ना चाहता है, या फिर पेपर 2 कंप्लीट करना चाहता है, पेपर 1 कंप्लीट करना चाहता है, तो प्लस और आइकॉनिक दोनों पर ही क्लासेस रेगुलर चलती है गाइस, लाइव क्लासेस। आइकॉनिक में एक बहुत स्पेशल ऑफर आप लोगों के पास है, पर्सनल कोच आप लोगों को मिल जाता है जो हर वक्त इस तरीके के डाउट सेशन आपके लिए लेगा पर्सनली, है ना। चलो हम तो लगा देते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, मुझे भी फीडबैक लेना अच्छा लगता है। जैसे आज का वीडियो का अल्टीमेट गोल यही था कि मैंने 20th ऑफ फरवरी 2020 से वीडियो बनाना शुरू किया था गाइस। 18th को ज्वाइन किया था और 20th से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था अनअकैडमी यूजीसी नेट पर। तो कल इस चैनल की भी हैप्पी बर्थडे है। पहला वीडियो मेरा ही गया था चैनल पर, और मेरा भी हैप्पी बर्थडे है भाई, यूट्यूब वाला हैप्पी बर्थडे है मेरा भी। तो मैंने बस एक फीडबैक लेने के लिए आप लोगों के लिए क्लास लगाई थी। पूछना था कि कैसे रही है मेरी 1 साल की जर्नी, ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आप लोग चाहते हो तो इस पर भी एक अपन एक इवेंट बनाएँगे। मैं बस फीडबैक लेना चाहती हूँ कि कैसा लगा आपको, मैंने जो भी 1 साल में आप लोगों को यूट्यूब पे, प्लस पे, स्पेशल पे पढ़ाया। बस जानना चाहती थी, राइट। और बहुत ही सही रहा था मेरे हिसाब से, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी 1-2% मदद हो पाई होगी मेरी, कुछ तो हेल्प कर ही पाई होंगी लाइफ में आपकी। एनीवेज, जो भी लोग मेरे साथ में जुड़ के आगे तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो 12 महीना का सब्सक्रिप्शन जो है वो आप लोगों का गाइस बहुत इकोनॉमिकल है, 12,000 का है। और मैं ये हमेशा पिच करती हूँ, क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जाम की कोई सर्टेनिटी नहीं होती है गाइस। नेट एग्जाम का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे अगली पार्ट यही है कि इसकी सर्टेनिटी नहीं है। एग्जाम साल में 2 बार होना चाहिए, हो सकता है इस बार 3 बार हो जाए क्योंकि अभी साइकिल पीछे चल रही है। तो इसीलिए बोल रही हूँ 12 महीने का बहुत सस्ता है, 12,000 यानी 1,000 रुपए महीना, बहुत ही सस्ता है। रेफरल कोड अदिति 10 लगाओगे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट मत करो। ऑलरेडी आपको पता है कि रिसर्च का क्लास 12 बजे चल रहा है, पेपर 2 के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी शुरू होने वाला है। साथ ही साथ मैंने जो प्लस पे ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। आराम से तैयारी करोगे, बहुत ही सही आपकी पेस चलेगी, है ना। तो ऐसा आप लोग कर सकते हो गाइस, ठीक है। आइकॉनिक जो लेना चाहता है, जो पर्सनल कोच के साथ में पढ़ना चाहता है, उसके लिए फीस सामने है, रेफरल कोड भी सामने है। अच्छा एक ऑफर है आप लोगों के पास में, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वो रह सकता है, ठीक है गाइस। यू मस्ट गो टू द एमसीक्यू सीरीज ट्रिक। मुझे ऐसा लगता है शेख, यू मस्ट गो फॉर एमसीक्यू ट्रिक। You must do MCQs related to topic in order to revise theoretical concepts, right? उम्मीद करती हूँ गाइस कि आप लोगों की आज के इस स्ट्रैटेजी वीडियो में आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हो सकी होगी। लाइक कर दीजिएगा, मेरे लिए ज़रूर एक लाइक कर देना। आज आज हैप्पी बर्थडे टू यू बनाने आई थी। और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग करके बताएंगे, अच्छे बुरे जो भी है वो तो आप देख लेना। फीडबैक ज़रूर दे देना क्योंकि मुझे चाहिए था फीडबैक। 1 साल हो गया है, आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है कि अगला 1 साल कैसे होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे इसरो की वीडियो के लिए। और उसके बाद 8 बजे हम सब आएंगे, ऑफ कोर्स मैं, शिव सर और कृतिका मैम आप लोगों के लिए टेस्ट लेके, मेरे रिसर्च के 5 क्वेश्चंस आएंगे लेके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से उसे अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, अ ग्रेट ग्रेट ईयर हैज बीन गॉन, सो आई होप कि आने वाला साल भी ऐसा ही रहेगा। थैंक यू सो मच।